The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. It was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister. कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, आप लोगों को ऐड दे सकती है। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और 23 दल उसमें शामिल होंगे। उसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है। दल तो मिल जाते हैं, दिल कभी नहीं मिल सकते। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। करीब 2 साल के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई, जिसमें 23 दलों के नेताओं को शामिल होने की बात कही गई। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन बना था और उसके बाद से अब तक कई दल इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं। कुछ साथ में हैं तो उनमें मनमुटाव है, कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ा है लेकिन अब फिर से मजबूरी में एक साथ बैठने को तैयार है। मजबूरी है। अब इन सब के पीछे एक और वजह है, वो है केंद्र में भाजपा से मुकाबला करना। 8 जून को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें नीट पेपर लीक और सीबीएसई में फर्जीवाड़े को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसके साथ ही हाल के दिनों में हर चीज के दाम बेतहाशा बढ़े, जिसको लेकर के विरोध दर्ज कराया गया। एसआईआर के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी दल भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखेंगे, जिसमें एसआईआर के नफे नुकसान को लेकर के बात रखी जाएगी। बैठक में सरकार से मांग की गई है कि महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में गिरावट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, जिस पर विस्तार से चर्चा हो। इंडिया गठबंधन ने अगस्त के महीने में फिर से बैठक करने का फैसला किया है, जिसे लेकर 8 अगस्त की तारीख भी तय हुई है और जगह है हैदराबाद। अब अगली बैठक में इंडिया गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल होंगे, इसे लेकर अभी से कई प्रकार के संशय बरकरार हो गए, क्योंकि 8 जून को दिल्ली में जो बैठक हुई उससे पहले ही राहुल गांधी को लेकर विवादित पोस्टर लग गए, जिसमें इंडिया गठबंधन में मनमुटाव के संकेत भी मिल रहे हैं। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी के बजाय किसी और को गठबंधन का लीडर बनाने का मन बना चुके हैं। पोस्टर्स में राहुल गांधी के नेतृत्व पर कई तरीके के सवाल उठाए गए। विवादित पोस्टर लगने की खबर के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टर्स को फाड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह के पोस्टर्स राहुल गांधी के खिलाफ लगवाए क्यों गए? इसके पीछे क्या मंशा थी? क्या इंडिया गठबंधन में कुछ दल नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें? एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि इस समय इंडिया गठबंधन के सभी दलों को एकजुट होकर रहना बहुत जरूरी है। सीपीआई-एम के सांसद जॉन ब्रिटास ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का अपने सहयोगियों के प्रति रवैया है, उसको लेकर वाम दलों की गंभीर आपत्तियां हैं। इंडिया गठबंधन को बने हुए 3 साल हो चुके हैं। हम सब भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए आए, लेकिन जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई उसमें कांग्रेस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सीपीआई-एम का यह भी आरोप है कि कांग्रेस नेताओं में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं ने वाम दलों के ऊपर भाजपा से गठजोड़ के आरोप लगा दिए, जिससे उन्हें केरल में नुकसान हुआ। और अगर इसी तरह का रवैया रहा तो फिर साथ में बैठने का क्या मतलब है? वाम दलों ने यह भी कहा कि भाजपा के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता और संघर्ष को लेकर हमें कांग्रेस से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है नहीं, इसलिए कौन कहां बैठ के करता हमें इससे मतलब भी नहीं। पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और टीएमसी अब एक बार फिर से एक साथ मंच पर हैं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने भी सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ मुलाकात कर डाली।
दूसरी तरफ टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने अपना इस्तीफा ही दे दिया। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी के पास जो बचे हुए सांसद हैं वो कभी भी छोड़ करके जा सकते हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ आने वाले दिनों में बागी सांसद अलग गुट बना लें, पत्र लिख सकते हैं लोकसभा सचिवालय को। कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी के विधायक उनसे अलग हुए हैं, अब सांसदों की बारी लग रही। फिलहाल इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं सबके सामने कुछ कुछ चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। कुछ पार्टी अपनी अंदरूनी कलह से गुजर रही हैं तो कुछ की एक दूसरे से नहीं बनती, गठबंधन में रहकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अब ऐसे में ये इंडिया अलायंस कितनी दूर तक और कितनी देर तक अपना रास्ता आगे बढ़ाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में नैरेटिव और परसेप्शन बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसमें आपका एक साथ होना उतना जरूरी नहीं है जितना एक साथ होना दिखना जरूरी है। और दिखने के साथ साथ हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। दोनों ही काम नहीं हो रहे। तो आज हम शेखर वार्ता में इस बैठक के जरिए जो संदेश देने की कोशिश की गई है, जो बात रखने की कोशिश की गई है, उस पर चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस गठबंधन के बनने से क्या वास्तव में बीजेपी किसी तरीके की समस्या में आएगी या फिर वो और ज्यादा मजबूत होगी या कमजोर होगी। लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं कुछ बयान जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस बैठक से जुड़े हुए हैं और दिन भर चर्चा में रहें। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे। यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। देखिए, जो भी बातें रखी गई हैं खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, डीएमके उनका एक परंपरागत मित्र था और उनको बिना विश्वास में लिए जिस तरह से उन्होंने टीबीके का समर्थन किया, इससे उनके मन में नाराजगी है, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी दल को होगी। हमने देखा कैसे फूलों के गुलदस्तों के साथ अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, खड़गे जी सब ऐसे मिल रहे थे जैसे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी की बैठक होने वाली है। पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी। आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। अब स्टेडियम नहीं भरता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में ही होता है ये बैठक। तो जिस तरीके से इस बैठक को लेकर के माहौल बना था, माहौल बना भी है, उस माहौल में कितना असर है, कितना तत्व है, आज शेखर वार्ता में हम इस बात को टटोलने की कोशिश करेंगे। यह भी बात ठीक है कि अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी अपनी तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। कई पार्टियां ऐसी भी हैं जिनको नेशनल स्टेटस मिला हुआ है, वो राष्ट्रीय पार्टियां कही जाती हैं, लेकिन उनका राष्ट्रव्यापी कोई ऐसा बहुत बड़ा जनाधार नहीं दिखता है। वो चुनाव लड़ती हैं लेकिन उस तरह से नहीं लड़ती हैं जैसे कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में राष्ट्रव्यापी पार्टी मानी जाती हैं। मतलब जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए, आप तमिलनाडु केरल तक चले जाइए, इधर आप नॉर्थ ईस्ट से शुरू कीजिए, गुजरात राजस्थान तक आ जाइए। कांग्रेस और बीजेपी कहीं मजबूत कहीं कमजोर मिलेंगी दोनों आपको। इसके अलावा अब जैसे समाजवादी पार्टी है, वो मध्य प्रदेश में भी जाकर के लड़ाती है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी उतनी ही ताकतवर है? नहीं है।
राजस्थान में बसपा लड़ने चली जाती है, पंजाब में लड़ने चली जाती है, क्या वहां पे भी उतनी ताकतवर है? नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उसके पास भी। दिल्ली में उसकी सरकार थी, पंजाब में उसकी सरकार है, वो गुजरात में भी चुनाव लड़ती है, वो अन्य राज्यों में भी जाकर के चुनाव, उत्तर प्रदेश में भी उनके कैंडिडेट लड़ते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। कुछ पार्टियां हैं जो नई हैं, उतना बड़ा आधार नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टियों की तरीके से अलग अलग जगहों पे 2-2, 4-4 पार्टियां, 2-2, 4-4 कैंडिडेट उतार करके अपने चुनाव को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन ये भी चीज है कि जैसे डीएमके कांग्रेस की सहयोगी थी चुनाव से पहले तक, जब तक तमिलनाडु के नतीजे नहीं आए थे। अब तमिलनाडु में चुनाव के नतीजे आ गए हैं, उसके बाद से डीएमके और कांग्रेस की बनती नहीं है। तो नए नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। इन सब के बीच में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं अपनी अपनी पार्टियों के, वो सब इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कैसे तैयारी की जाए, इस बात का चिंतन कर रहे हैं। उनके मुद्दे भी फिलहाल कॉमन ही दिखते हैं। अब जैसे नीट का एग्जाम है, उसमें अगर दिक्कत हुई तो वो एक कॉमन मुद्दा हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर विपक्ष आमतौर पर समभाव से, मतलब कोई भी हो, कोई सा भी विपक्ष हो, उस समभाव से यही लड़ेगा बीजेपी के साथ में, केंद्र सरकार में या बीजेपी से प्रदेश में भी, प्रदेश सरकार जहां जाए। अब इन चीजों का नतीजा किस तरीके से निकलेगा, ये लड़ाई कितनी दूर तक और कितनी बड़ी होती जाएगी, इस बात की चर्चा हम आज करेंगे। रत्ना पांडे जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। कृष्णा पटेल जी हैं हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जेडीयू की। आलोक वत्स जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हैदर अली साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंकुश मालूसारे जी हैं, शरद पवार गुट से अपनी बात रखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आज इस चर्चा की शुरुआत उस व्यक्ति की पार्टी से करूंगा जो मशहूर है अपनी राजनीति में कि दाहिना दिखा करके कब बाएं कट ले, और जिसकी मुरीद उसकी अपनी पार्टी के साथ साथ उसकी पार्टी के विरोध में राजनीति करने वाले भी हैं। खुद प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं उनकी राजनीति का बहुत बड़ा फैन हूं। ऐसे हैं अपने शरद पवार जी। तो अंकुश मालूसारे जी, मैं आपसे ही आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, और आप प्रमुख एक दल भी हैं इस पूरे इंडिया अलायंस में। किस तरीके का संदेश शरद पवार की तरफ से इस पूरी बैठक में रखा गया है, स्ट्रेटेजी को रखा गया है, ताकि ये इंडिया अलायंस और ज्यादा मजबूत हो, इसका कुछ असर भी दिखे? नमस्कार। आज की जो इंडिया अलायंस की मीटिंग थी उसमें सभी 25 पार्टी एक साथ होके इस गठबंधन को अधिक मजबूती के लेके जाने के लिए आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने सभी को साथ में आके इस बीजेपी के साथ कैसा लड़ाया जा सकता है और उनको कैसा सामना करेगा, इसके लिए शरद पवार जी ने, हमारी सुप्रियता ही मीटिंग में थी, उन्होंने अपने अलग अलग मुद्दे रखे और उस मुद्दे को लेके आगे कैसा जाए ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, और उसको आगे जाके कैसा गठबंधन मजबूती की तरफ से जाएगा और गठबंधन को आगे इतना मजबूत करे, क्योंकि गठबंधन ही एक पर्याय है। आपने ही अभी 2 मिनट पहले बोला कि शरद पवार जी का ही मेन रोल है कि जो गठबंधन बनाना और गठबंधन के मजबूती के साथ लेके जाना। इसके लिए शरद पवार जी का बोलना है कि गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा पार्टी के लोगों को एक साथ में आए और सब लोग साथ में आके लड़े, यही प्रस्ताव रखा है। अच्छा अंकुश जी, मैं आपसे वैसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपके पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं शरद पवार जी। वैसे तो जो एनसीपी थी उसको बीजेपी ने सेंधमारी करी, अभी तो मामला महाराष्ट्र में थोड़ा सा अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ में शरद पवार जी के अपने ताल्लुकात हैं और राजनीति और व्यक्तिगत अपने अपने रिश्ते होते हैं, होने भी चाहिए। लेकिन राजनीति में शरद पवार जी किस तरफ से खेल रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। मुझे याद है कि एक दौर ऐसा भी था जब एक तो यूपीए था और एक थर्ड फ्रंट भी बना था। आपको अगर ध्यान हो तो थर्ड फ्रंट भी शरद पवार जी को अपना लीडर कहता था, और शरद पवार जी कांग्रेस की तरफ भी थे। और जब थर्ड फ्रंट ने अपनी एक मीटिंग की, उस मीटिंग को उन्होंने मोबाइल पर ही अपना भाषण दे दिया, ताकि मतलब प्रधानमंत्री बनने में अगर कोई क्लेम आता है तो शरद पवार जी का क्लेम छूटे नहीं।
तो शरद पवार जी कहां से खेल रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। तो अभी इंडिया अलायंस के साथ में हैं कितना अंदर तक आप लोग, ये भी एक सवाल है। देखिए, पहली तो बात है कि पवार साहब का आपने जो भी बोले, लेकिन शरद पवार साहब इंडिया अलायंस के साथ में पूर्णपणे सपोर्ट में है। इंडिया अलायंस के साथ में शरद पवार जी की भूमिका है। आज की इस परिस्थिति, देश की परिस्थिति जो निर्माण हुई है, उसमें इंडिया अलायंस बने और वो ये गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ चले जाए, यही मेन कारण है। और शरद पवार जी इंडिया गठबंधन के साथ में फुल तरह से साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, आपने मजबूती के साथ में अपनी बात रखी है। हैदर अली जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि इंडिया अलायंस के साथ में समाजवादी पार्टी का जो रिश्ता दिखता है वो बात ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार होने के नाते मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता है कि अखिलेश जी बहुत बड़ी स्पेस देंगे कांग्रेस को। तो इंडिया अलायंस अपनी जगह है, इसमें तो और भी दल हैं, हो सकता है कि कोई और भी आ जाए आपके साथ में सीटों को बंटवाने के लिए कि भाई इतना नहीं, हम भी लड़ेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो इसकी एकता का जो फेविकॉल यूपी में लगेगा उसकी डिब्बी आपके पास ही है। देखिए आदरणीय शेखर त्रिवेदी जी, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी गठबंधन, कोई भी रिश्ता की बुनियाद जो असली होती है वो कुर्बानी होती, और कुर्बानी दोनों तरफ से देना पड़ती है, कहीं पर अपने अहम की और कहीं पर विपक्ष के वहम की। तो ये जो अहम और वहम के रिश्ते हैं, इसमें कुर्बानी हम हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ चढ़कर, बड़ा दिल दिखाकर दूसरे दलों को पूरा सम्मान दिया है, और इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा गठबंधन के साथ रहे हैं, भविष्य में भी गठबंधन के साथ रहेंगे। और अगर उस गठबंधन को निभाने के लिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी कुशासन, उत्तर प्रदेश मुक्त हो कुशासन से, इसलिए वो अगर छोटी मोटी कोई कुर्बानी देने की बात होगी तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटती है, ना पहले हटी है ना आगे हटेगी। और कांग्रेस भी बड़ा दिल दिखाकर, दूसरे दल भी बड़ा दिल दिखाकर अगर इसी बुनियाद पर चलें कि हमें एक दूसरे से मिलकर रहना है, तो निश्चित रूप से गठबंधन को ऑक्सीजन मिलेगी। रही बात गठबंधन बनने और टूटने की, तो गठबंधन पहली बार ना बना है, ना कभी इसमें दरारों का जैसे चर्चाएं चल रही हैं, लोग पोस्टर लगा रहे हैं, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। 2022 साल में 23 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लगभग जा चुकी हैं, 26 पार्टियां, और अभी 2014 से ये। इसके अलावा बहुत सारे दल, शिवसेना जैसे आप देख सकते हैं, आरएलपी, अकाली दल, बहुत सारे दल छोड़ के गए। 4 दल जो हैं, सुहेल देव जी के, अनुप्रिया जी के, ओम प्रकाश राजभर जी के, मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी, ये लगातार एनडीए को धमकी दे रहे हैं कि हम छोड़कर चले जाएंगे। तो ये समस्या, अगर आप सिर्फ ये समझे कि ये इंडिया गठबंधन को ही एकजुट रखने की होती है, ये इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, एनडीए भी है। बस एनडीए के पास चूंकि उनने ईडी पे भी कब्जा कर रखा है, न्यायिक संस्थानों पे भी कब्जा कर रखा है, सीबीआई पे भी कब्जा कर रखा है, तो ये जो एनडीए का गठबंधन चल रहा है वो भय से चल रहा है, भय बिन पीड़ित नहीं। तो ये वहां भय संपूर्ण रूप से पीड़ित पैदा कर दे रहा है। हमारे यहाँ जो पीड़ित है वो एक दूसरे के समर्पण की है और उत्तर प्रदेश और देश को कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए। अब हैदर अली साहब, देखिए आपने जो बात छेड़ी है, आपने जो जवाब दिया है, उससे फिर एक दो सवाल तो पैदा हो गए। एक चीज तो यह है कि जब नेताजी थे, नेताजी का यह अधिकृत बयान है कि जिस तरीके की स्थितियां कई मामलों में बनी थी, उस समय यूपीए की सरकार थी, और खास तौर से आप देखिए कई डील्स वगैरह, न्यूक्लियर डील थी और भी तमाम चीजें थी, उन सब जगहों पर उन डील्स के लिए जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ का सपा पर दबाव था, या जिस तरीके से आपने अलग अलग मौकों पर जो मामले ईडी और सीबीआई की तरफ से लगे, वो चाहे सपा के ऊपर लगे हों चाहे बसपा के ऊपर लगे हों, सब उस दौर को याद करते हैं। तो आज बीजेपी है, तो बीजेपी उस तरीके से कर रही है। एक चीज तो यह है, तो इसमें मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि मैंने सुना है, आप इसको बताएंगे ज्यादा बेहतर, मैंने तो पत्रकार होने के नाते यह चर्चा सुनी है कि कांग्रेस और बीजेपी एक मामले पे दोनों पार्टियां एक जैसी हैं कि नेशनली 2 पार्टियों का ही होना चाहिए मामला, या 3 हो जाएं, चलो बाकी जितने क्षेत्रीय दल हैं ये अपने अपने राज्य संभालें, और नेशनल स्टेचर पर अगर किसी को आना है तो वो केवल हमें सपोर्ट करे और हमें फॉलो करे। तो इस लिहाज से कुछ आपको सपा में लग रहा है कि इस तरीके की भी बात है, उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, या आपको लग रहा है नहीं कांग्रेस का यह मंशा नहीं है, कांग्रेस इस मामले में मतलब बिल्कुल अलग है? देखिए, कांग्रेस की मंशा तो कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं, एक छोटा सा
कार्यकर्ता होने के नाते कि अगर ये आपकी बात को मैं सत्य मान लूं जो आपने सुना है, तो मैंने अगर सुना मैं ही है, उसको बस सत्य मान लूं तो जी तो मैं भी उसका ही जवाब दे रहा हूं, उतना ही जवाब दूंगा जितना आपने सुना है कि अगर ये सत्य है तो भारतीय जनता पार्टी से 40 दलों का खतरा है, और अगर ये कांग्रेस के साथ सत्य है तो वहां मात्र 23 दलों का खतरा है। तो इसलिए आप इस बात को समझिए कि वहां 40 खतरे में चले जाते हैं, यहाँ पे 23 लोग हैं, तो बड़ा खतरा बीजेपी को है, ना कि कांग्रेस को। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि ये भी आपको समझना होगा। ये आपने सुना था, मैंने उस सुने को थोड़ा विश्लेषण कर दिया, मगर मैं आपको बता दूं, देखिए इस समय देश जो सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है, मनुष्य नहीं होते समय होते बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका बे अर्जुन बेईमान। तो वास्तविकता ये है कि यहाँ जो चल रहा है हमारे लोकतंत्र में, जनता से शक्तिशाली कोई भी चीज नहीं हो सकती, और जनता के मन को हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो समझ रहा है, और जनता का मन यही है कि सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हराएं, उनके कुशासन से देश और प्रदेश की जनता को मुक्ति दें। तो उस मुक्ति के लिए हम लोगों को एक साथ होना होगी, और जब कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी जब हवन होता है, कोई भी इस तरह की प्रतिक्रिया होती है, तो उसमें आहुति देना होती है। तो हम सबको मिलकर अपने अपने निजी मसलों की आहुति देना होगी, और जनता के हित का झंडा पूरे इंडिया गठबंधन को उठाना। बिल्कुल, हमारे साथ में संजय द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया अलायंस को लेकर के जो मीटिंग हुई उसमें आपकी पार्टी का क्या टेक है? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है शेखर जी कि हमने जब 2019 में अजीत दादा पवार के साथ उन्होंने सरकार बना ली थी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, तो हमने अपना फैसला किया कि सब हम इनके संग नहीं जाएंगे। तो हमने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन किया। वो गठबंधन हमारा चला 2.5 साल में कभी एनसीपी और कांग्रेस ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धोखा नहीं दिया, ना उन्होंने कभी अड़चने पैदा की। वो तो चूंकि इनके पास इतना पैसा आ गया, 12-13 हजार करोड़ रुपए के फंड में है, पीएम इलेक्ट्रिक फंड में है, इसके बाद टॉल बॉन्ड में इतना पैसा है, जो पैसा है, इसके बाद इनके कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जिनके ऊपर इनके हाथ हैं, जो इस तरह की गद्दारी कराने के लिए प्रबल रहते हैं। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या है? कांग्रेस साथ जो पार्टी रही है उनको कभी खत्म नहीं किया। आज आप देख लीजिए, चाहे शरद पवार जी को देख लीजिए, चाहे ममता बनर्जी देख लीजिए, या जितनी पार्टी देख लीजिए जो कांग्रेस से निकली है, उन्होंने गद्दारी उनके साथ की, लेकिन कभी उनको खत्म करने का प्रयास कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन भाजपा की स्थिति क्या है? भाजपा के साथ जो सहयोग करता है, चाहे वो शिवसेना हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, जो सहयोग करता है, जो सहयोग नहीं भी करता है, उन दोनों पार्टियों को खत्म करने की इनकी मंशा रहती है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि इनकी हर प्रदेश में विधायक तोड़े, सरकार बनाए, एसआईआर का प्रयोग करें, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करें और हम चुनाव को जीते। लेकिन जहां तक मुझे याद है, इस उम्र में कभी कांग्रेस ने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया होगा। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति को आपने देखा होगा कि वो अपने संसाधनों का प्रयोग ऐसे कामों में करते हैं जिसमें लोगों का भला हो। आज की डेट में अगर 13,000 करोड़ रुपए आपके फंड में है, पीएम केयर फंड में पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा है, तो हमारे संग जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो हमारे संग महंगाई बढ़ रही है या पेट्रोलियम दाम बढ़ रहे हैं, भाई पेट्रोलियम के कच्चा तेल के दाम जो मनमोहन सिंह सरकार थी उस समय भी 4 गुना ज्यादा था। चलिए ठीक है, आज महंगाई पे चर्चा नहीं है। ठीक आपका पॉइंट हमने समझ लिया। ठीक है संजय जी, आपका पॉइंट हमने समझ लिया। अब चर्चा को धीरे से आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं जिनकी तारीफ आप सब लोग आज मिलकर के कर रहे हैं, वो चाहे शिवसेना उद्धव गुट हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। रत्ना जी, आज आपके समर्थन में बहुत सारे लोग खड़े हैं और बहुत बड़ी उम्मीद के साथ में खड़े हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, थोड़ा थोड़ा स्टेक सबका रखती है, चुनाव हम बीजेपी के खिलाफ जीतते हैं, तो पहली बात उनको यह उम्मीद है कि आप ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ उस तरह से नहीं करेंगे जैसे यूपीए 1 और 2 में आपने किया। उनको यह उम्मीद है कि अब की बार उनका अनुभव अच्छा रहेगा। दूसरा, उनको आप बड़े हैं तो बड़ी जिम्मेदारी भी आप ही पर डाले दे रहे हैं कि हमको साथ में लेकर के चलो, हम तुम्हारे साथ में हैं, अब रखोगे नहीं रखोगे, हम छूट ना जाएं, ये भी चिंता आप ही को करनी। तो अब सवाल यह है कि कांग्रेस कहां कहां तक देखेगी, उसका अपना शामियाना इतना बड़ा है
उसके अपने लोग इतने ज्यादा हैं, तो अभी ये जो क्षेत्र में क्षेत्रीय राजनीति और उसके बाद ये जो इंडी अलायंस बन रहा है, तो ये तंबू कनात कहां कहां तक जाएगा और कहां कहां तक उस चीज को आप साथ में लेकर के चल पाएंगे? जी, आप सभी लोगों को नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा का आधार स्तंभ है महात्मा गांधी जी का विश्व बंधुत्व। तो जो तंबू कनात के क्षेत्रफल की बात है, तो अखंड अनंत क्षेत्रफल तक कांग्रेस विस्तार कर सकती है। मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत कभी छोटी नहीं होती, उसे कोने नहीं ढूंढने पड़ते, मोहब्बत दिलों में पलती है और निरंतर रहती है। अब बात करती हूं कि सभी दलों का विश्वास है, तो छोटी सी बात है, पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया। यूपीए चला के दिखाया है ना हमने उन पार्टीज को कोई उनके रीजनल फ्रंट पर या किसी भी फ्रंट पर ईडी, सीबीआई या किसी भी अन्य मुद्दे में टेरराइज या हेरेस नहीं किया। जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का कीवर्ड है हेरेसमेंट और टेरराइज करना, थ्रू ईडी सीबीआई करना, थ्रू और दूसरे कई तरीकों से करना, किसी की पार्टी तोड़ना, घर तोड़ना, ये इन लोग का हो सकती है, इनकी विचारधारा है। अगर ये इसका एक काउंटर लाएंगे कि हमें जनता पसंद कर रही है, मैं एक शब्द में कहूंगी, जनता आपको पसंद नहीं कर रही क्योंकि ये जनमत की नहीं है, ये चुनाव आयोग द्वारा फैक्ट्री निर्मित आदेश है जिस पर आप सरकार बना रहे हैं। ये आप बेहतर जानते हैं, मोदी जी बेहतर जानते हैं, और इसीलिए मोदी जी आजकल चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई हैं, वो नूर नजर नहीं आ रहा मोदी जी के चेहरे पे, क्योंकि वो जान रहे हैं लगातार देश के साथ धोखा कर रहे हैं, हर फ्रंट पर कर रहे हैं, अब डिफेंड भी नहीं हो पा रहा है। खैर, आगे बात करती हूँ कि हमें क्या करना है। हमने आज 5 बिंदु तय किए हैं। एसआईआर में जो निष्पक्षता होनी चाहिए, जिस तरीके से हमें सर्वोच्च न्यायालय ने निराश किया है, 27 लाख लोगों को वेस्ट बंगाल में होल्ड पर रख दिया, अगली बार चुनाव में वोट दे लेना, और फिर उसके बाद से एसआईआर की वो प्रक्रिया ही समाप्त कर दी गई, कोई मतलब नहीं रहता। तो निष्पक्षता को लेकर हम चुनाव आयोग को दोबारा से पत्र लिखकर उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। दूसरी बात, पेपर लीक, महंगाई, आर्थिक फ्रंट पर हम सरकार से मांग करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। मोदी जी ने ये परंपरा पिछले 12 साल से पूरी तरह समाप्त कर दी है कि वो सर्वदलीय बैठक में दूसरों की आवाज में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हमारा निवेदन फिर से होगा कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। तीसरी बात हम करने जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए तो ये था कि जिस प्रकार से एनसीईआरटी किताब नहीं छाप पा रहा, सीबीएसई कॉपी चेक नहीं कर पा रही, एनटीए एग्जाम नहीं करा पा रहा, नीट का पेपर लीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के चलते अगर जरा सी भी मर्यादा और नैतिकता बची होती तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा स्वयं दे चुके होते। लेकिन नैतिकता, वो भी बीजेपी से सोचना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। तो इन पर दबाव बनाया जाएगा कि आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, शिक्षा का स्तर इस हद तक गिरा देने के लिए। चौथी और पांचवी बातें वो हमारी अपने अलायंस से जुड़ी हुई हैं कि हम लोग अगस्त में या हर 2-3 महीने में बैठक करेंगे, और जब ये मानसून सेशन आएगा तो हम एलओपी के रूम में डेली सारे सांसद सभी दलों के मिलकर बैठ करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। तो हमारा जो स्पष्ट है, जो अखिलेश यादव जी ने कहा, बंधु राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में हम उस चीज की कमियों को देखते हैं जो भारत की गौरवशाली परंपरा है। हम हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी जो तहजीब थी उसको पूरी तरीके से देश मिस कर रहा है। आप यहां कह देंगे कि गाय के लिए मॉब लिंचिंग होगी, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान होगा, असम में गाय घर में बैठ के खाई जाएगी, बंगाल में 14 साल के ऊपर की गाय खाई जाएगी, और नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो गाय के नाम पे कुछ और ही, जो भी कुछ है उसका नाम ही रख दिया गया, वही खाया जाएगा। तो ये जो परंपरा और ये जो दोहरे मानदंड हैं, इनके विरुद्ध देश खड़ा है, और देश की इस आवाज को आगे बढ़ाने का जिम्मा मेरे नेता राहुल गांधी जी ने लिया है, खड़गे जी ने लिया है, और हम निसंदेह अपने पूरे अलायंस की एकजुटता के साथ, सबसे पहला टेस्ट हमारा यूपी में ही है 27 में, पूरी तरीके से बीजेपी को, इनकी गलत विचारधाराओं को ध्वस्त करने का काम करेंगे। बीजेपी को अपनी जो ये गलत लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध उनकी परंपरा है चुनाव में आने की, देश को, समाज को तोड़ने की, भारत का सोशल फैब्रिक तार तार कर दिया गया। किसी
जाति को दूसरे धर्म और जाति पर भरोसा नहीं रहा। भारत ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ जाति विवाद इस तरीके का नहीं होता कि रोजाना सिर्फ जाति के नाम पर आप दूसरे को तंग करें। तो इन सारी चीजों के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, जो हम लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सभी दल गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी के सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता के सिद्धांतों पर खड़े होने वाले न्याय हैं, दल हैं, और हम इस पूरी अपनी विचारधारा के साथ बीजेपी के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। ठीक है रत्ना जी, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात को और बहुत ही कंसोलिडेट तरीके से रखा है और जल्दी रख दिया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा होमवर्क आपने करके रखा और सारी पार्टियों का नेतृत्व तो आपको करना है, तो जाहिर सी बात है इतना कंसाइज आपको होना भी पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैंने आज जो कांग्रेस के मुंह से सुनी वो मुझे बड़ी दिलचस्पी वाली लगी और इसको मैं आगे चर्चा में लाऊंगा। आपने कहा कि मोदी जी के चेहरे का नूर आजकल वैसा दिखाई नहीं देता। मतलब अगर मोदी जी के चेहरे पे नूर दिखाई दे तो कांग्रेस भी उससे खुश होती है, ये मुझे आज ही इस चर्चा में पता चला। वरना मैं तो सोचता था कि मतलब आपको चेहरा ही नहीं पसंद है। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिएगा। अभी थोड़ा सा आप भी मुस्कुराइए। अभी मैं जाऊंगा कृष्णा पटेल जी के पास, जेडीयू से हमारे साथ में जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी हैं। कृष्णा पटेल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि देखिए कांग्रेस ने अपना सीधा सीधा ये जो बात रखी है, आरोप लगाया है, उनका ये कहना है कि आप पार्टी वार्टी तोड़ देते हैं बीजेपी वाले। और अभी चूंकि आपके यहां से नीतीश जी का इस्तीफा हुआ, वो सेंटर में आए, नया एक मुख्यमंत्री मिला, बीजेपी की ही सरकार अब वहां पर, मतलब है तो एनडीए की, लेकिन अब आप उसके सपोर्ट लाइन पे आ गए। तो इस तरीके के ताजा घटनाक्रम का सबसे साक्षात उदाहरण आप ही हैं इस चर्चा में, और बाकी जो हैं वो दूध के जले हैं। तो अब सवाल यह है कि जो छाछ फूंक के नहीं पी पाए उनके लिए संदेश क्या है, आप कैसे निभा रहे हैं अभी तक? ये मैं बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में शामिल सभी सम्मानित नेताओं को, प्रवक्ताओं को मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन आपने कहा जले हैं, जो जल गए वो दिल जले हैं। सबसे पहले अभी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से उन्होंने अपना पद त्यागा। इसमें भाजपा का कोई दबाव हमारा नहीं था, और हमारे नेता ने जो भी संकल्प लिए हैं बिहार के एक जनता से, उस सारे संकल्प को पूरा करने के लिए जो नीतीश मॉडल बिहार में बनाया गया है, उसी मॉडल पर जो नए मुख्यमंत्री आए हैं उनको काम करना है। इस मॉडल से इतर काम कर रहे हैं क्या? और ये गठबंधन की बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, तो इन्होंने तो मौका गवा दिया। न नेता और न नियत इनका साफ है, तो फिर आप कैसे करते गठबंधन की बात? भाई आज से 3 साल पहले आपकी बैठक हुई, उस बैठक में आप नेता तय नहीं कर पाए, आप अपना नियत स्पष्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण आपका निरंतर यह गठबंधन जो है फेल होता रहा। आज आप देखिए जहां आपकी गठबंधन है, अभी हाल में चुनाव हुआ बंगाल में, आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, चुनाव क्यों नहीं साफ लड़े? हमारा जो गठबंधन है बिहार में एनडीए का, तो हम अलग अलग चुनाव कर लड़े, पूरी निष्ठा के साथ, नियत साफ है और नेतृत्व साफ है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुई और हम अपार बहुमत के साथ यहां सरकार बनाई। आप कह रहे जनता का विश्वास नहीं है, तो ये जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुई और इतना जन समर्थन मिला, तो भाई ये दिखलाता है इंडिया गठबंधन के नेताओं को कि आप हताश हैं, निराश हैं, और जनता साफ आपको नकार चुकी है। आपका क्योंकि नेता ही स्पष्ट नहीं है, आपकी नियत स्पष्ट नहीं है, आपकी कोई नीति तैयार नहीं है, तो फिर आप पर जनता कैसे भरोसा करेगी? और जब जनता भरोसा नहीं कर रही है तो आप दल बदल की बात करते हैं। अरे भाई, पहले आप, एक कहावत है कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई,
और जो भी ढूंढा अपनों मुझसे बुरा न कोई। सबसे पहले इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को, जो आज 25 दल की बैठक हुई, क्या उनके सुर एक हैं? क्या सभी एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं? क्या सभी एक नेतृत्व पर बात कर रहे हैं? क्या सबकी नियत साफ है? क्या सबकी नीति साफ है? कुछ नहीं है। न नेता और न नेतृत्व आपका तय है, न नियत साफ है, और अब बैठक की बात करते हैं। ठीक है कृष्ण जी, आपने महत्वपूर्ण जगह पर लाकर चर्चा को खड़ा कर दिया है, में सिमट गई है। ठीक कृष्णा जी, हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आपके सहयोगी के पास ही चलेंगे, आलोक जी के पास जा रहे हैं। आता हूं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आलोक जी, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से इंडिया अलायंस क्या करेगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हैदर अली साहब अगर चौपाइयां रामचरितमानस की अपने उद्बोधन में बोलें तो इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी अपनी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयारी तो कर रही है। इसी तरीके से बीजेपी जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, ये जो बाकी आपके कभी पूर्व के सहयोगी बैठे हैं, इनका दर्द यह है कि कांग्रेस जो है वो थोड़ा थोड़ा हमें सांस लेने देती है, आप जो है जड़ों में मट्ठा डाल देते हैं बिल्कुल, तो उसकी वजह से इनके सामने सर्वाइवल की भी दिक्कत आती है। लेकिन कृष्णा पटेल जी ने अपने जवाब में आपको एक मतलब आपके लिए एक रास्ता भी छोड़ा है कि मतलब कैसे गठबंधन में चीजें चलती हैं वो भी है। तो अब सवाल इस बात का है कि इस इंडिया अलायंस से देखिए बन गया तो पता नहीं क्या स्थिति बनेगी, इसलिए आप मेरे ख्याल से इस रणनीति पे काम कर रहे होंगे कि बनने ना पाए, तो बन गया तो क्या होगा और ना बने इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयोजन होगा? देखिए शेखर जी, आपने बहुत बड़ा पैनल जोड़ा है आज डिस्कशन में। नॉर्मली 2, 3, 4 आदमी से ऊपर नहीं होता है, लेकिन आपने 7 आदमी को जोड़ रखा है। और हम लोग तोड़ने वाले लोग नहीं, हम जोड़ने वाले लोग, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राज्य को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और राष्ट्र को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। कांग्रेस से हमने 11वें पायदान पर लिया था हमारी इकोनॉमी, और आज उसको हमने 4थे पे पहुंचा दिया है, और 3रे पे भी। अगर ये सब अभी नहीं हुआ रहता, ये विश्व में जो ये अभी फैला हुआ है युद्ध, तो शायद हम 3रे के बहुत नजदीक पहुंच चुके होते। अब रही बात, अगर आप व्यक्तिगत मेरे से पूछना चाहते हैं तो कंसल्टिंग एडिटर साहब, मैं इस फेवर में हूं कि फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी देयर शुड बी अ स्ट्रांग अपोजिशन टू, जो आज की डेट में नहीं है, और इनके अपने कारणों से नहीं। अगर ये लोग अच्छी डिलीवर करते तो ये बात आप व्यक्तिगत कैपेसिटी में क्यों कह रहे हैं? क्या बीजेपी ऐसा नहीं चाहती? आपकी पार्टी भी तो यही चाहती होगी। व्यक्तिगत कैपेसिटी में क्यों आपने इसको स्पेशल किया? नहीं, हम लोगों की जन भावनाओं से बता रहे हैं, डेमोक्रेसी के हित में बता रहे हैं कि वीक अपोजिशन से डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल पाती है। इसके लिए उसका होना जरूरी है। मैं पार्टी का साथ साथ एक भारतीय भी तो हूं। और दूसरी चीज कि 1977 के गठबंधन को लोगों ने देख रखा है, शायद इसमें से कुछ युवा हैं जो नहीं देखे होंगे, लेकिन सारे एक हो गए थे और क्लीन स्वीप किया था इन्होंने जयप्रकाश के नेतृत्व में। बिहार में 54 में 54, 80 में 80 यूपी में, 7 में 7 दिल्ली में, इसी तरह अन्य जगहों का भी फिगर था। लेकिन 2 साल और शायद 2 साल 8 महीने शायद वो चल पाई। ठीक बात है। सब फिर बिखर गए। अभी तक अगर इतनी अहम बात थी देश हित में, खुद तो ये कमजोर है, अकेले टीम बना नहीं सकते हमको हराने के लिए, तो ये अपना बोरो प्लेयर सब ला रहे हैं। तो ठीक है, लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतनी अहम बात थी तो 2 साल तक इसको नजरअंदाज क्यों किया हुआ था? और दूसरी बात जो देश ने देखा है कि ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस
they all get married, and during Vidhan Sabha elections, they all get divorced. तो क्या आप देश की जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं कि हम गरियाएंगे विधानसभा में तो भी हम एक हैं, हम एक दूसरे की तारीफ के पुल बांधेंगे लोकसभा में तब भी हम एक हैं? आप जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। और अभी तक इन्होंने जो इनके मेन 2-3 विपक्ष की पार्टियां हैं, स्टालिन की पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी, ये सब इस गठबंधन का हिस्सा शायद अपने को नहीं मान रही। टीवीके का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है, अभी तक तो हम यही मान के चल रहे हैं कि वो भी नहीं है। लेकिन अभी देश जानना चाहेगी कि इस पूरे कुनवा को लीड कौन करेगा, वो अभी तक अस्पष्ट है। आप रत्ना पांडे जी को कह रही थी कि आपको लीड करना है, अरे इनको मान कौन रहा है लीडर? इनका मतलब इनके नेता को बताए तो यही जो बैठे हुए लोग हैं। चल ठीक है आलोक जी, आपने अपनी बात रखी लीडरशिप, ठीक है, एक पॉइंट पे आकर के आप भी वहीं पे आ गए। कृष्णा जी ने और आलोक जी ने, दोनों लोगों ने एक ही बात यहां पे जो लीडरशिप की बात है वो आ गई है। ठीक है, हम अगले राउंड में जब इस चीज को टटोलने की कोशिश करेंगे। अभी मैं लक्ष्मी जी से एक उनका टिप्पणी ले लेता हूं। लक्ष्मी जी, आपने सबकी बातें सुनी हैं, आपको लगता है कि जो इंडिया अलायंस है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, उसमें ये मुसीबत के साथ ही है, मतलब सांप को रस्सी पकड़ के समझ जाओ अगर बाढ़ आई है, वो स्थिति है, या आपको लगता है कि नहीं, कुछ ताना बाना बुना जा रहा है और जाल मजबूत फेंका जाएगा? अगर कहा जाए तो दोनों तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसके पहले जो इंडिया गठबंधन की जो समस्याएं थी वो समस्याएं अलग थी, और फिलहाल समय में जो है इंडिया गठबंधन की समस्याएं अलग है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार जो है पश्चिम बंगाल में अपना पूरा नेतृत्व खो चुकी है, यानी बीजेपी के सामने वो परास्त हो चुकी है। तो ममता बनर्जी ये चाह रही है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए। वो कितना मजबूत कर पाती हैं ये आने वाला समय बताएगा। अगर हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस को 21% के करीब वोट मिला था, एसपी को जो है 4.5 के करीब वोट मिल रहा है और टीएमसी को 4%। तो ये इंडिया गठबंधन की मजबूत वाली पार्टियां हैं अगर इनके वोट शेयर को हम लोग मिला दे तो। और ओवरऑल के तौर पे अगर देखा जाए तो बीजेपी को 36% मिला था। अगर हम एनडीए के गठबंधन को देखते हैं तो 43% के करीब वोट मिला था और इंडिया गठबंधन को 41% के करीब मिला था। लेकिन ये आंकड़े हैं, ये क्योंकि ये सीटों में कन्वर्ट होने में इसका मामला अलग हो जाता है, क्योंकि भारत की चुनावी प्रक्रिया के अंदर जो हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो वोट लाता है, तो ये चीजें है। इस गठबंधन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में सबसे ज्यादा है कि जो भी क्षेत्रीय दल है उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ है और राजनीतिक समस्याएं भी है। तो ये एक प्लेटफॉर्म पे आना थोड़ा मुश्किल लगता है, जिसको कि लाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि जो है बीजेपी के भी प्रवक्ता ने कहा कि डेमोक्रेसी के लिए जो है और लोगों के अधिकारों के लिए और आम जनता के लिए भी एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना जरूरी है। लेकिन जो पार्टियां पावर में होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती हैं कि स्ट्रांग अपोजिशन हो। बस थैंक यू। ठीक है लक्ष्मी जी, आपने बहुत ही संक्षेप में और गागर में सागर भरा है अपनी बात रखते हुए। मैं संजय जी अब आपसे समझना चाहूंगा कि अगर इंडिया अलायंस का हम नेतृत्व समझना चाहें, लीडर कौन है? शेखर जी, सबसे बड़ी बात ये, हमारे जो पूर्व प्रवक्ता बात कर रहे थे कि चौथी हम पोजीशन पे पहुंच गए हैं और तीसरी पे पहुंचने वाले हैं। मनमोहन सरकार हम मान लीजिए 10वीं पोजीशन पे थे, लेकिन उनके समय में ना महंगाई ज्यादा थी, ना पेट्रोलियम पदार्थ के दाम ज्यादा थे, ना पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा थे, ना सोना चांदी के दाम ज्यादा थे, ना महंगाई ज्यादा थी। ठीक है और ना बेरोजगारी ज्यादा थी। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप सुनिए तो, इतना समय नहीं होता था। सुनिए संजय जी, जिस समय मनमोहन सिंह की आप तारीफ कर रहे हैं उस समय आप मनमोहन सिंह के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे। आप मेरी बात समझिए, देश का परिस्थितियां अलग अलग हो गई। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अरे भाई इंडिया अलायंस पे आइए ना साहब, अभी आगे की बताइए 2010 में क्या किया। अरे 2029 का सामने, लेकिन जिसका कार्यकाल अच्छा रहा है उसकी सबको प्रशंसा करनी चाहिए। शिवसेना छोड़कर नहीं ना, क्यों शिवसेना थी वहां पर? दूसरी बात पे आ रहा हूं, आज की डेट में निश्चित रूप से
क्षेत्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, एक आप राष्ट्रीय पार्टी है। अब क्षेत्रीय पार्टियों का जो निश्चित है, हर राज्य में अलग अलग पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश आप मान लीजिए मतलब अखिलेश यादव जी हैं, बिहार में अलग है, आंध्र प्रदेश में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस समय कांग्रेस को है। हाँ। कांग्रेस को ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने व्यवहार किया, दिल्ली में उन्होंने आप हराने के लिए पूरा जोर लगा दिया और आपके हारने के बाद उन्होंने ताली बजाई, ढिंढोरा पीटा। तो ये चीजें जो हैं, ये चीज जब तक कांग्रेस अपने अंदर से बाहर नहीं करेगी, जब तक ये नहीं करेगी कि हमको एक सार्वभौमिक या पूरे भारत का एक लेके और उसमें नेता चुने। एक मिनट, वो हैदर अली साहब बैठे, वो कह रहे, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। अरे आप सुनिए साहब, थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी हैदर अली साहब ने कहा कि अखिलेश जी कुर्बानी दे देते हैं, आप कुर्बानी लेने की बात कर रहे हैं। रत्ना जी दोनों चीजों पे अभी अपना विश्लेषण करेंगी। अभी आप बताइए कुर्बानी चाहिए कि कुर्बानी देंगे? ये इंडिया अलायंस कैसे रह रहे हैं? मैंने क्या कहा, कांग्रेस में बात कर रहा हूं कि जहां कांग्रेस बड़ी है, तो जैसे हरियाणा चुनाव था, किसी पार्टी को उन्होंने लाइन नहीं दी, वहां कांग्रेस अकेली थी। मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। ठीक है, हमें आपकी बात समझ में आ गई। छोड़ के अगर जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो निश्चित है कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकल के आएगा। और आप सोनिया गांधी मैं बड़ाई करता हूं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद नहीं लिया, लेकिन यूपीए जो बना था कई गठबंधनों से बना था। सोनिया जी एलओपी राहुल जी हैं, आप राहुल जी पे बताएं। नहीं देखिए, मैं अभी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं। जी ने अपने कोर्ट में ये बात कही है कि एलओपी के कार्यालय में बैठ करके सारी पार्टियां बैठक करेंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने जो बात अभी आपसे, मेरी बात पूरी होने दीजिए शेखर जी, मैं आपके जवाब भी दूंगा क्वेश्चन के बाद। समय नहीं है मेरे पास साहब इतना। मैं कह रहा हूं जिस तरह से आज गठबंधन बनाने की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी को भी है। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में बिना गठबंधन ठीक मैं एनसीपी के पास जाता हूं। अंकुश जी मेरे पास समय नहीं बचेगा, संजय जी आप बात समझिए। अंकुश जी एलओपी ठीक है, संजय जी हो गया। अंकुश जी मैं ये जानना चाहूंगा कि एनसीपी की नजर में लीडर ऑफ अपोजिशन क्या एनडी अलायंस का भी लीडर होगा या आपका लीडर अलग है? एलओपी के कमरे में बैठकें होंगी? हमारा लीडर होगा। हम चाहते हैं कि शरद पवार जी साहब के नेतृत्व में इंडिया अलायंस अच्छी तरह से गठबंधन काम करेगी। इसके लिए इंडिया अलायंस का जो नेतृत्व रहेगा वो ही हमारा रहेगा, हम कुछ अलग नहीं रहेंगे। नहीं, राहुल गांधी जी का नेतृत्व तो आपको मंजूर है, इसका मतलब एनसीपी को राहुल गांधी जी का नेतृत्व मंजूर है ना? हमारे लिए मंजूर है। ठीक, यहां पे बात निकल करके आ रही है। हैदर अली साहब, समाजवादी पार्टी का क्या स्टेक है? आपका नेता कौन होगा? मतलब इंडिया अलायंस का नेता, या आप ये मान करके चल रहे हैं कि ठीक है बीजेपी को हारने दो, अपना स्टेक देख लेंगे, कांग्रेस किसे पीएम बनाती है उसका अंदरूनी मसला बनने दो, अभी ये हटें, ये जरूरी है? नेताजी के समय से समाजवादी पार्टी का एक नारा रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो ये मेरे बात का जवाब है, जिसकी संख्या भारी होगी उसी को जिम्मेदारी मिलेगी। अब वो कौन होगा ये हम सब मिलकर लड़ेंगे, और जो सबसे ज्यादा सांसद जिसके होंगे उसकी जिम्मेदारी हम लोग सब स्वीकार करेंगे। ठीक है कृष्णा जी, आपने इंडिया अलायंस के गठबंधनों की बात सुनी, गठबंधन दलों की बात सुनी है, अभी सबसे बड़ी पार्टी के पास में नहीं गया। आपको लग रहा है कि जो बातें आ रही हैं क्या सहयोगी दलों की तरफ से वैसी ही बातें, मतलब बीजेपी के साथ में जब आप बैठते हैं यही सब चीजें होती हैं, या आपके विषयांतर होते हैं, कुछ अलग होती है मामले? हमारे यहाँ एनडीए गठबंधन में नियत, नीति और नेतृत्व सबसे पहले स्पष्ट होती है। यहां पर देखिए अभी सुर अलग अलग हैं, और यही सुर अलग अलग होने के कारण जो इंडिया गठबंधन थी आज से 3 साल पहले, उस समय एकमात्र चेहरा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एकमात्र चेहरा देश दुनिया में नीतीश कुमार जी का एक ऐसा था जो इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर सकती थी। लेकिन वहां भी इन्होंने वो चुप कर बैठा, न इनका नियत साफ हुआ, न नीति बनी, न नेतृत्व का इन्होंने फैसला किया। आज जो भी अभी 2 लोग बोले, इन लोगों ने, आपको समाजवादी पार्टी ने बोला, अंकुश जी बोले, तो ये दोनों में अभी भी कंट्रोवर्सी है। तो ऐसे ऐसे जितने दल जुड़ेंगे, जैसे ममता बनर्जी जी हैं,
उस समय अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। आज जब वो धरातल में समा गई, जनता ने नकार दिया, अब इनको जरूरत पड़ गई इंडिया गठबंधन की। इससे पहले इंडिया गठबंधन में कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर होता तो ये विधानसभा की चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ते, कांग्रेस को साथ रखते, तो इनका जो समय समय पर जो विचारधाराएं बनती है अलग अलग दलों का, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और हर कोई चाहता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है। ठीक है कृष्ण जी, ठीक आपने अपना पॉइंट रखा। मैं रत्ना जी के, मेरे पास समय ज्यादा नहीं रह गया, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी सबके पास जाऊंगा। रत्ना जी, दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, आप प्लीज इस पे ही कंसंट्रेट कीजिएगा। एक चीज तो यह है कि जो अभी स्थिति बनी, मैं ठीक है, जो अभी स्थिति बनी है उसमें थोड़े ग्रेवियंसेस हैं, मतलब सबके अपने अपने रास्ते भी हैं, लेकिन यह भी बात है कि एनसीपी के नेता शरद पवार जी हैं, उनकी पार्टी के लीडर हैं, उधर उद्धव ठाकरे हैं, इधर अखिलेश यादव हैं, लेकिन इंडिया अलायंस इन सब का लीडर कौन होगा उसको लेकर के एक सहमति शायद अभी भी बनाना बाकी है। और आपकी पार्टी बड़ी है, उसके ऊपर ही सारी चीजों को छोड़ा जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी ही तय की जा रही है, बाकी सब तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं उस हिसाब से, जो मुझे लग रहा है। आप कुछ और लग रहा हो तो बता दें। मैं वत्स जी को बताना चाहती हूं कि सूरजपाल अम्मू कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का गुलाम नहीं हूं, शाहजहांपुर से 50 सीटें यूपी में लड़ूं। तो कहने करने और छोड़ के जाने, जो ये कह रहे हैं ना, इनके वाले कुछ नहीं कहते। थोड़ा सा उदाहरण दिया, अब मैं बताती हूँ। 17 अप्रैल 2026 को डिलिमिटेशन बिल लाए थे मोदी जी, बहुत गुरूर था। पहली बार इंडिया अलायंस ने एक साथ होकर उस रास्ते, उस कहिए कि प्रिंसिपल पर एक साथ होकर खड़े हुए, जिसको एलओपी राहुल जी ने कहा कि हमें डिलिमिटेशन महिला आरक्षण की आड़ में मंजूर नहीं है। तो इनको करारी हार मिली, पहली बार इनका बिल औंधे मुंह गिरा। अब भी हमारी ताकत पर संदेह है, तो कहते हैं ना, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन यह है कि तुम्हें यकीन नहीं है। खाली चुनाव आयोग के बल पर आप आर्थिक सलाहकार मोदी जी के हैं, भल्ला जी, उन्होंने अभी कहा है कि मोदी सिर्फ चुनाव जीत रहे हैं, आर्थिक फ्रंट पे हार रहे हैं, सरकारें हार रहे हैं। इसका क्या मतलब है? लेकिन आपको सुनना नहीं, आवाज पसंद नहीं है, इमरजेंसी तो लगा रखी है, जो बोला उसको जेल में भेज देंगे। और इसी आपके आताताई और तानाशाही के विरुद्ध इंडिया अलायंस एक है, भारत की जनता इंडिया अलायंस के साथ है। ठीक है रत्ना जी, आपने अपना बात रखी, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। आलोक जी, आप अपनी टिप्पणी दे दीजिए कि इन सारी चीजों के बीच में बीजेपी कैसे अपनी रणनीति को आगे लेकर के चलने वाली है। अनम्यूट कर दीजिए, माइक अनम्यूट कर दीजिए। देश की आवाम, शेखर जी, विकास चाहती है, और विकास का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी और हमारे जितने भी सहयोगी मंत्री हैं, और हमारे जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री। और इसी के कारण जनता उस विकास को देखते हुए हमारे साथ खड़ी है। हम निष्पक्षता से, ईमानदारी से देश की सेवा में लगे हैं। अभी आने वाले वर्षों तक हमको जनता का आशीर्वाद इसी तरीके से प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस चर्चा में जो बात स्पष्ट है वो ये कि इंडिया अलायंस अपनी तरह से एक बार फिर अपना आकार बनाने और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उसकी एक बैठक आज हुई है, आने वाले दिनों में और बैठकें होती रहेंगी, लेकिन अपने अपने चश्मे से जो राजनीति को देखने और समझने और अपने हिस्से की राजनीति को अपने शिखर तक पहुंचाने की लड़ाई होती है, वो भी इस इंडिया अलायंस में बनने के साथ ही नजर आने लगी है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि एक उदाहरण के साथ में आज इस चर्चा में अपने अपने राजनीतिक परसेप्शन भी दिखाई देते हैं। बीजेपी जिस तरीके से एक बिल लेकर के आई पश्चिम बंगाल के चलते चुनाव के बीच में, परिसीमन का और बाकी चीजों का, उस पर कांग्रेस का नैरेटिव अपनी जगह पर है। उसका यह सोचना है कि हम सब ने मिलकर के बीजेपी को नीचा दिखा दिया महिला आरक्षण वाले मामले पर। लेकिन बीजेपी तो यही चाहती थी कि यह बिल ना पास हो, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले बिल पास हो चुका है। उसका नोटिफिकेशन 17 को कॉल की गई कि संसद का सत्र होगा, और 16 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका था पिछले वाले का जो पास हो चुका है। तो इस जगह पर अगर राजनीति की इतनी महीन
लाइनें खींची जाती हैं और बिटवीन द लाइंस पढ़ने के अपने अपने चश्मे हैं, तो शायद यह देखना और समझना बहुत दिलचस्प होगा कि किसने किस तरीके से, किस जगह से राजनीति के हाथी को देखा है। क्योंकि हाथी एक ऐसा प्राणी है जिसको जो जिधर से देखता है वो उसकी उधर से व्याख्या कर सकता है। और 140 करोड़ का यह लोकतंत्र भारत अपनी तरह का एक बहुत बड़ा हाथी है। नमस्कार। And stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. It was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister. कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, आप लोगों को ऐड दे सकती है। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और 23 दल उसमें शामिल होंगे। उसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है। दल तो मिल जाते हैं, दिल कभी नहीं मिल सकते।